आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 12 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका के साथ वेनेजुएला के भी प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया ऐलान। ईरान ने पहली बार माना अमेरिका के साथ कर रहा बैकडोर बातचीत, जंग का ऑप्शन भी मौजूद। ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों का मार्च, दिया खामेनेई का साथ। अमेरिका इसराइल के दखल के खिलाफ खुला जवाब। गजा में फिर ड्रोन स्ट्राइक, फिर गई मजलूम फलस्तीनियों की जान। और सीरिया के अलेप्पो से कुर्दों का चैप्टर क्लोज, 400 फाइटर्स निकाले गए, सैकड़ों अरेस्ट। शुरुआत करते हैं इस शो की दोस्तों। जो खबर मैं आपको सबसे पहले सुनाने जा रहा हूं वो खबर नहीं बल्कि खुली गुंडागर्दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी हैं। ट्रूथ सोशल पर अपनी फोटो डालकर खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है। ट्रंप ने खुद लिखा है कि वो वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। वही वेनेजुएला जहां 3 जनवरी को अमेरिका ने गैर कानूनी मिलिट्री अटैक किया, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को अगवा किया और सीधे अमेरिका ले जाकर जेल में डाल दिया। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वेनेजुएला को वो ही चलाएंगे, तेल से जुड़ा हर सौदा उनके कंट्रोल में होगा। तो क्या ये सब कंट्रोल में लेने के लिए ही खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं? मतलब साफ है, पहले हमला, फिर अगवा, फिर कोर्ट का ड्रामा और अब सीधा तख्ता पलट। न्यूयॉर्क में मादुरो पर नकली केस, कंगारू कोर्ट का ड्रामा चला और इधर ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का मालिक डिक्लेयर कर दिया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ट्रंप के लिए तालियां। ये तंज है, तालियां नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को लेक्चर देते हैं डेमोक्रेसी का, और यहां पूरा देश हथियार लेने का ऐलान कर रहे हैं। कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, कोई शर्म नहीं, बस ताकत है, हथियार है और घमंड है। घमंड कब किसी का रहा है? आज वेनेजुएला है, कल ग्रीनलैंड होगा, परसों कोई और। दुनिया ये सब कुछ खामोशी से देख रही है। यही नियत है जो गजा पर भी कंट्रोल करने की बात करती है, उसे कब्जे में लेने की। ये पोस्ट साफ बता रही है कि ट्रंप अब प्रेसिडेंट नहीं, खुद को सम्राट समझने लगे हैं और दुनिया को अपनी शतरंज के मोहरे। ट्रंप अब हिटलर की राह पर बढ़ चुके हैं। ट्रंप वो वाहिद शख्स हैं दुनिया के जो एक साथ 2 मुल्कों के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। खबर ईरान की। ईरान ने बातचीत के जरिए अमेरिका के साथ मामला सुलझाने का इशारा दिया है, लेकिन जंग का ऑप्शन भी अपने पास रखा है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो बड़ा खास है कि अमेरिका से बातचीत लगातार हो रही है पीछे से। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसकी पसंद नहीं है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो वो पूरी तरह तैयार है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता, मगर किसी भी सूरत से या किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला भी नहीं है। इसी बीच ईरान ने यह भी कंफर्म कर दिया कि अमेरिका के साथ बैक चैनल कम्युनिकेशन खुला हुआ है और बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाकाई, उन्होंने स्टेट टीवी पर, सरकारी टीवी पर कहा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और डोनाल्ड ट्रंप के खास मिडिल ईस्ट एनवॉय, स्पेशल एनवॉय यानी कि विटकॉफ, उनके बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव है और ज़रूरत पड़ने पर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही अमेरिका की ईरान में कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है ऐसी डिप्लोमेटिक, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के ज़रिए अमेरिकी इंटरेस्ट हैंडल किए जाते हैं। यानी एक तरफ ट्रंप स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस और मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी अमेरिका से ईरान खामोशी से बात भी कर रहा है। ईरान का स्टैंड बड़ा कैलिब्रेटेड है, जो कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग की तैयारी 100% है। ईरान कह रहा है कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ फेयर टॉक्स के लिए। दबाव और धमकी के साए में हम काम नहीं करेंगे, ना डील करेंगे तुमसे। ये मत समझना कि हम दब जाएंगे। बातचीत कर रहे हैं ताकि बातचीत से बात सुधारी जा सके। ट्रंप के इस दावे के बाद कि ईरान ने खुद बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है, तेहरान से आया ये बयान एक साफ साफ इशारा है कि मामला ना तो पूरी तरह कन्फ्रंटेशन की तरफ गया है और ना ही पूरी तरह डिप्लोमेसी की तरफ। ये वही ग्रे जोन है जहां असली लड़ाई चल रही है, धमकियों, सिग्नल्स और बैकडोर मैसेजेस की।
कुल मिलाकर मैसेज ये है कि ईरान ना तो डर कर झुक रहा है और ना ही आंख बंद करके जंग की तरफ भाग रहा है। एक हाथ में डिफेंस है, दूसरे में नेगोशिएशन का कार्ड, और दोनों ही पूरी तरह रेडी हैं। दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि ईरान में हालात काबू में आ रहे हैं और बाकायदा ईरान से ही इसका ऐलान हुआ है। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। तेहरान में विदेशी डिप्लोमेट से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि मुल्क भर में चल रहे प्रोटेस्ट जानबूझकर वायलेंट और खूनी बनाए गए ताकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मिलिट्री दखल का बहाना मिल सके। उनका कहना है कि वीकेंड पर वायलेंस अचानक तेज हो गए, हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। अराक्ची ने साफ कहा कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ अंदरूनी बेचैनी नहीं बल्कि बाहर से प्रेशर और इंटरवेंशन की जमीन तैयार करने की साजिश का हिस्सा है और ईरान इस नैरेटिव को सिरे से खारिज करता है। दोस्तों, आज दोपहर ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, मंजर पूरा पलट गया। तेहरान से लेकर साउथ ईस्ट तक एक ही आवाज गूंजती दिखी जिसने हथियारबंद दंगों को नामंजूर कर दिया और आयतुल्लाह खामेनी की आवाज में आवाज मिला दी, उनकी ताकत में इजाफा कर दिया। लोग हाथों में ईरान का झंडा, खामेनी की तस्वीर, चेहरों पर गुस्सा लेकर और जज्बा भी साथ लेकर सड़कों पर उतरे। भीड़ ने अमेरिका और इसराइल के दखल के खिलाफ खुलकर नारे लगाए। मैसेज सीधा था कि ईरान का फैसला ईरान करेगा, बाहर से कोई एजेंडा नहीं चलेगा। जगह जगह हुए इन लाखों लोगों के प्रोटेस्ट ने यह साफ कर दिया कि हुकूमत अकेली नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये एक जवाब था उन सब के लिए जो ईरान को अंदर से तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। सड़कों पर उतरी ये आवाम बता रही थी कि ईरान जब घिरता है तो लोग खुद दीवार बन जाते हैं। यही ईरान की ताकत है, यही ताकत ही ईरान के दुश्मनों की कमजोरी है। गजा के खान यूनिस में फिर से 3 लोगों का खून बहाया गया है। पीर को एक इस्राएली ड्रोन ने साउथ गजा स्ट्रिप के खान यूनिस इलाके में आम सिविलियंस के एक ग्रुप को निशाना बनाया। लोकल सोर्सेस के मुताबिक ड्रोन से सीधा बम गिराया गया जिसमें 3 फलस्तीनी मौके पर मारे गए। यही नहीं, इसी हफ्ते के दौरान इस्राएली आर्मी की फायरिंग से एक फलस्तीनी खातून भी जख्मी हुई हैं। खान यूनिस में हालात पहले ही बेहद टेंस हैं और ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल और ज़्यादा गहरा हो गया है। सीरिया के अलेप्पो शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीरियन हुकूमत के मुताबिक अलेप्पो के आखिरी कुर्द इलाके से 400 से ज़्यादा कुर्द फाइटर्स को निकाल लिया गया है और 300 कुर्दों को अरेस्ट किया गया है। कुर्द फोर्सेस का ये कहना है कि उनके लड़ाकों को इंटरनेशनल पार्टियों की मीडिएशन के जरिए निकाला गया, उनकी मुदाखलत से निकाला गया, ताकि अलेप्पो में कुर्द आबादी के खिलाफ हो रहे अटैक्स और वायलेंस को रोका जा सके। यानी मामला सिर्फ मिलिट्री नहीं, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका था। इस हफ्ते की शुरुआत में अलेप्पो शहर में दोनों तरफ से जबरदस्त झड़पें हुई। वजह साफ थी, कुर्द फोर्सेस को सीरिया की नई हुकूमत में शामिल करने को लेकर बातचीत फेल हो गई और वहीं से टकराव खुलकर सामने आया। जबरदस्त गोलाबारी हुई, मतलब बताया जा रहा है सैकड़ों लोग जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए। मारे कितने गए इनकी तादाद क्लियर नहीं है। फिलहाल तो अलेप्पो से कुर्द फोर्सेस का चैप्टर लगभग बंद हो चुका है, लेकिन सीरिया में कुर्द मसला अभी खत्म नहीं हुआ, बस उसका मैदान बदल गया है। 1-2 खबरें आप देख लीजिए। गजा की तकलीफ़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। 12 जनवरी को वो तकलीफ़ें बदस्तूर जारी हैं। मौसम अब भी बहुत ज़्यादा बेदर्द बना हुआ है। ये गजा में इस तरीके से तेज़ समंदरी हवाएं, तूफ़ान वगैरह 2-3 दिन से चल रहे हैं और इस तरीके से खैमे उड़ रहे हैं और बहुत से खैमे तो अब बारिश में नीचे दबकर तबाह हो चुके हैं। और इसी को लेकर कुछ न्यूज़ नेटवर्क की एक हेडलाइन थी कि 4 बच्चे ठंड से मर गए इसराइल की ब्लॉकेट के चलते हैं, और ये बच्चों के मरने की तादाद 18 हो गई इसी सीज़फायर के बाद। 4 बच्चे ठंड से मर गए क्योंकि ना कंबल हैं, न गर्म खाने हैं, न बच्चों के दूध फ़ौरन गर्म करने के सामानात हैं, ना दवाइयाँ हैं। इस तरीके की दुश्वारियाँ हैं जो वहाँ पेश आ रही हैं और ये इसराइल के लिए भी एक अलर्ट है। बराबर में ही उन्होंने अपना मुल्क बनाया हुआ है, कब्जा कर ज़मीनें। तो हैवी स्टॉर्म्स, फ्लड रिस्क एक्सपेक्टेड अक्रॉस इसराइल स्टार्टिंग मंडे नाइट। आज रात से, पीर की रात से हमारी रात हो गई, उनकी शाम होगी, फिर वो उनकी जब रात होगी तब से ये बताया जा रहा है कि तेज़ भारी तूफ़ान इसराइल में चल सकते हैं
اور یہ بھی ہے کہ وہ جو باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتی ہے، اس کا بھی خطرہ ہے، پورے اسرائیل میں خطرہ ہے۔ آج کی رات مزہ نہیں، وہ تو گانا ہے، آج کی رات اسرائیل پر بھاری ہے، اس اعتبار سے کہ موسم تھوڑا سخت ہو سکتا ہے، لیکن سوچئے جو اسرائیل میں ہوگا وہ ویسٹ بینک میں بھی ہوگا۔ ویسٹ بینک چھوڑیے، غزہ میں اگر یہی ہوا کہ سیلاب بن جائے بارش، اور بارش ہو زبردست، وہ خیموں میں رہ رہے لوگ، وہ ٹوٹی عمارتوں میں رہ رہے لوگ، ان کا کیا ہوگا؟ سرد ہوائیں سمندر برابر میں، سوچئے تو بس کانپ جائیے، سوچئے کہ وہ سردی سے کیسے کانپتے ہوں گے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بچی، غزہ کی بچی انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت لمبی مدت کے بعد اپنے گھر میں انڈوں کی کریٹ دیکھی ہے۔ اس کے گھر میں آملیٹ بنایا جا رہا ہے کئی انڈوں کا، اس کی ماں بنا رہی ہے اور وہ خوش ہے، انڈے دیکھ کر خوش ہے۔ ہمارے آپ کے پاس جو چیزیں میسر ہیں وہ نہ جانے غزہ کے کتنے بچوں کے لیے اب خواب بن چکی ہیں، حسرت بن چکی ہیں، خواہش، ایمبیشن، ٹارگٹ، یہ سب بن چکی ہے۔ اور ہم بلینکٹ دکان جا کر لے آتے ہیں، سامان کھا لیا پی لیا، بس یہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو میسر ہے اس کے لیے ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ لبنان کی ایک تصویر ہے، اس طریقے سے لبنان میں جب کل حملے ہوئے تو آج تصویریں کفر حطہ علاقے کی، ساؤتھ لبنان کی آئی ہیں سامنے۔ کتنی بڑی بڑی میزائلیں ماری ہوں گی کہ پہاڑ اور چٹان کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے آپ کو دکھ رہے ہیں، اور عمارتیں تو بھرکس بنی چکی ہیں، گر چکے ہیں پورے اسٹرکچر۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی فائرنگ اور بمباری لبنان میں جاری ہے، اور کیا ہیوی سائز میسائل اور بم گرائے گئے ہوں گے کہ گڈھے ہو گئے اور چٹانیں باہر نکل کر آ گئیں، پورے پتھر باہر آ گئے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔